15 साल पहले बेंगलुरु में एक सड़क पर कार में एक परिवार कहीं जा रहा था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक 5 साल का बच्चा भी था जो पीछे वाले सीट पर कूद फान कर रहा था। सारा माहौल खुशनुमा था। पति पत्नी एक दूसरे से मजाक कर रहे थे। तभी कार के आगे बैठी हुई औरत अपने बेटे की तरफ घूमते हुए कहती है, क्या कर रहे हो प्रतीक? आराम से बैठो, तुम्हें चोट लग जाएगी। वह छोटा सा लड़का प्रतीक एक क्यूट स्माइल देते हुए शांति से बैठ जाता है और जैसे ही उसकी माँ आगे देखती है, एक बार फिर से वह कूदना शुरू कर देता है। उसकी माँ उसे देखते हुए कहती है, ये बदमाश पता नहीं कब सुधरेगा। गाड़ी चला रहा वह आदमी कहता है, शांत हो जाओ सपना, यह उम्र खेलने कूदने की है। सपना नाम की वह औरत कहती है, तुम भी ना नीरज, कार कोई खेलने कूदने की जगह है। नीरज नाम का वह आदमी जो गाड़ी चला रहा था वह कहता है, शांत हो जाओ सपना, हम जल्द ही घर पहुंच जाएंगे, तब तक प्रतीक को मस्ती कर लेने दो। सपना कहती है, कभी कभार अपनी बीवी की भी साइड ले लिया करो, हमेशा अपने बेटे की साइड लेते रहते हो, तुमने ही इसे सर पर चढ़ा कर रखा है। डांटू तो स्माइल करने लगता है। नीरज कहता है, तुम स्माइल देखकर रुक जाती हो, हमारे बेटे की स्माइल काफ़ी अच्छी है ना, मुझे तो फिक्र होती है। सपना कहती है, कैसी फिक्र? नीरज कहता है, अक्सर लड़के लड़कियों की स्माइल देखकर प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सालों बाद लड़कियां प्रतीक की स्माइल देखकर उसके प्यार में पागल हो जाएंगी। सपना नीरज को धीरे से मारते हुए कहती है, क्या कुछ भी सोचते रहते हो? नीरज कहता है, उसकी स्माइल भी तुम्हारे ही जैसी है, जैसे जवानी में हुआ करती थी। सपना नाराज होते हुए कहती है, जवानी से क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अभी सिर्फ 34 की हूँ। नीरज कुछ कहने ही वाला होता है कि अचानक उसकी गाड़ी उछल जाती है, क्योंकि बात करने के चक्कर में उसने ये ध्यान दिया ही नहीं था कि सामने ब्रेकर था। उसने 80 के स्पीड में सीधा ब्रेकर टपा दिया था। सपना कहती है, क्या कर रहे हो नीरज? सामने देखकर गाड़ी चलाओ, ब्रेकर पर ध्यान नहीं दिया तुमने, कोई दुर्घटना हो जाती तो। नीरज कहता है, सॉरी लेकिन अब मैं ध्यान दूंगा। जरा प्रतीक को देखो तो कुछ हुआ तो नहीं है उसे। सपना पीछे देखती है तो प्रतीक पहले से ही सीट बेल्ट में खुद को लपेटकर स्माइल दे रहा था। ये देखकर सपना कहती है, कुछ नहीं हुआ है नवाबजादे को, खुद को सीट बेल्ट से लपेटकर स्माइल कर रहा है। नीरज हंसते हुए कहता है, अच्छा है। दोनों ने ये ध्यान नहीं दिया था, लेकिन गाड़ी के उछलने की वजह से आगे के दोनों सीट के बीच में रखा हुआ एक छोटा सा बोतल जिससे कुछ देर पहले ही सपना ने पानी पिया था, वह उछलकर नीरज के पैरों के नीचे गिर गया था। थोड़ी देर बाद उनके आगे चल रहे ट्रक जिसमें सिर्फ रॉड लदे हुए थे, अचानक रस्सियां टूट जाती हैं और उसमें लदा हुआ रॉड तेजी से नीचे की तरफ आने लगता है। ये देखकर नीरज ब्रेक मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो बोतल लुढ़कते हुए ब्रेक के नीचे जाकर अटक गई थी। सपना घबराते हुए कहती है, क्या कर रहे हो नीरज? जल्दी से ब्रेक मारो। नीरज इससे पहले कि कुछ कर पाता, सारे रॉड्स कार के कांच को छेदते हुए अंदर घुसकर आगे बैठे हुए सपना और नीरज के पूरे शरीर में घुस जाते हैं। कुछ ही देर में कई सारे रॉड्स उनके शरीर के हिस्से में घुस गए थे, जिसके बाद उन्हें भगवान भी नहीं बचा सकता था। नीरज के गर्दन में रॉड घुसने की वजह से मौके पर ही वो अपना दम तोड़ देता है, जबकि सपना एक नज़र पीछे देखते देखती है तो पाती है कि प्रतीक बिल्कुल ठीक था। सारे रॉड्स पीछे के सीट के नीचे घुसे थे, जिसकी वजह से प्रतीक बच गया था, लेकिन वहां का नज़ारा देखकर वह डर के मारे कांप रहा था। सपना तभी देखती है कि एक रॉड सीधा प्रतीक की तरफ बढ़ रहा था। सपना काफ़ी कोशिश के बाद उसके सामने आ जाती है और वह रॉड सपना के सर में घुस जाता है और प्रतीक तक पहुंच नहीं पाता है। रॉड सर में घुसने से पहले सपना ने प्रतीक को देखते हुए आखिरी कुछ शब्द कहे थे, अपना ध्यान रखना मेरे बच्चे। इतना कहते ही रॉड सर में घुसकर सपना की जान ले लेती हैं। वहां मौजूद लोगों ने जब यह नज़ारा देखा तो उन्होंने ट्रक को रोक लिया था, जिसकी वजह से और रॉड्स गिरने बंद हो गए थे। क्या हुआ है ये देखकर ड्राइवर भाग गया था। अभी का वक्त, अबे उठ जा प्रतीक, उठेगा कि पानी डालूं?
यह आवाज एक कमरे में गूंज रही थी। तभी सोया हुआ आदमी चिल्लाते हुए उठता है और कहता है, ऐसा नहीं हो सकता है। उस सोए हुए आदमी को चिल्लाते हुए देखकर उसे उठाने वाला इंसान डर से थोड़ा पीछे हट गया था। प्रतीक को जब पता चलता है कि उसने बस सपना देखा है तो वह अपना सर पकड़ते हुए कहता है, हर दिन मुझे मॉम डैड के मौत का मंजर दिखता है। अब तो सोचता हूँ कि सोना ही बंद कर दूँ। प्रतीक को उठाने वाला इंसान कहता है, अरे यार, हम सब यहाँ तुम्हारा परिवार हैं, फिर भी तुम हर बार ऐसे उठकर मुझे डरा देते हो। प्रतीक कहता है, सॉरी सात्विक, क्या करूं हर बार हो जाता है। सात्विक कहता है, ठीक है यार, अब फ्रेश हो जा, फादर तुम्हें याद कर रहे हैं। प्रतीक कहता है, फादर मुझे क्यों याद कर रहे हैं। सात्विक कहता है, अरे यार, एक्सप्लेनेशन तो वही देंगे ना, मुझे तो बस तुम्हें उठाने के लिए भेजा है। प्रतीक कहता है, ठीक है तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। सात्विक वहां से चला जाता है और कबीर उठकर अपने आप को आईने में देखने लगता है। मैं हूँ प्रतीक एंथनी। मॉम डैड के मरने के बाद मुझे मेरे बाकी के रिश्तेदारों ने ठुकरा दिया। किसी ने मुझे अपने घर में जगह नहीं दी। उनका कहना था कि वे मेरा खर्चा नहीं उठा सकते हैं। एक ने मुझे जगह दी जो मेरा एक मामा था और कुछ महीने तक रखा। फिर मुझे यह अनाथ आश्रम एक चच के अंदर आता है, इसलिए जिंदगी उतनी बेकार नहीं बीती जितनी बाकी के अनाथ आश्रम में लोगों की बीतती हैं। हमें हर चीजें दी गई और खासकर पढ़ने का पूरा मौका दिया गया। आज इसी की वजह से मुझे डॉक्टर बनने का मौका मिलने वाला है। चर्च के फादर डेविड जो इस अनाथ आश्रम को चलाते हैं, उनकी ही वजह से ये सब हो पाया है। मेरे माँ बाप से ज़्यादा एहसान किए हैं उन्होंने, जान देकर भी वे एहसान चुकाए नहीं जा सकते हैं। उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि अब मैं डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाला हूँ। मेरा इकलौता सोच है कि मैं अपने जैसे लोगों की पूरी मदद करूँगा। सात्विक मेरा रूममेट 7 साल पहले आया। मैं आज तक अपने परिवार के मौत से उबर नहीं पाया, लेकिन वो अपने परिवार के अलगाव से उबर गया। मेरे मॉम डैड इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मुझे शायद बुरा नहीं लगता, लेकिन उसके माँ बाप का डाइवोर्स हो गया और दोनों ने उसे रखने से मना कर दिया और यहाँ छोड़ गए। दिखाता नहीं है लेकिन अंदर से काफ़ी टूटा हुआ है। प्रतीक आईने में खुद को देख ही रहा था कि पीछे से आवाज आती है, आईने में गर्लफ्रेंड दिख रही है क्या? एक काम करो, घुस जा। प्रतीक पीछे देखता है तो सात्विक दरवाजे पर टेक लगाए हुए खड़ा था। प्रतीक कहता है, अरे नहीं, बस खुद को देख रहा था और बीती बातें याद कर रहा था। सात्विक कहता है, अभी तू बाहर जाएगा तो फादर लेक्चर देंगे। देखो प्रतीक बेटा, पास्ट में जीने की वजह से फ्यूचर बर्बाद हो जाता है, इसलिए अपने प्रेजेंट पर ध्यान दो, फ्यूचर खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। प्रतीक उसके गर्दन को दबोचते हुए कहता है, एक बार और फादर की नकल उतारी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गॉड है वह मेरे लिए। सात्विक कहता है, हाँ हाँ भाई ठीक है, जाने दे मुझे, तुम्हारे शरीर से बदबू आ रही है, जाकर नहाओ। प्रतीक उसे छोड़ देता है और सात्विक वहां से चला जाता है। प्रतीक फ्रेश होकर चर्च पहुंचता है जहां सात्विक 4-5 बैग के साथ खड़ा था। प्रतीक कहता है, क्या है ये, तुम्हारे अकेले का 5 बैग? अरे हम इसे लेकर कैसे जाएंगे? सात्विक कहता है, अरे प्रतीक, ये हम दोनों का बैग है, और ये देखो ट्रेन का टिकट रिजर्वेशन वाला, पूरे 15 घंटे का सफ़र है, उसके बाद हम सपनों की नगरी मुंबई में, वहाँ हमारी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू होगी। प्रतीक कहता है, अबे तू इतना ज़्यादा एक्साइट क्यों हो रहा है? इससे पहले कि सात्विक कुछ कह पाता, फादर वहाँ आते हैं और कहते हैं, क्या बातचीत चल रही है? सात्विक कहता है, कुछ नहीं फादर, हम अपना फ्यूचर डिस्कस कर रहे थे। प्रतीक कहता है, बिल्कुल नहीं फादर, ये कुछ ज़्यादा ही एक्साइट होता जा रहा है, लग रहा है पीटेगा मुझसे। फादर कहते हैं, बिल्कुल नहीं प्रतीक, तुम चर्च में खड़े हो, यहाँ वायलेंस के बारे में नहीं। प्रतीक कहता है, सॉरी फादर, लेकिन इसकी हरकतें मुझे गुस्सा दिलाती हैं। फिर भी आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद के ऊपर काबू रखूंगा। सात्विक प्रतीक को 3 बैग पकड़ाते हुए कहता है, तुम चलो इसे लेकर, मैं बाकी के 2 लेकर आता हूँ। प्रतीक कहता है,
हम जल्द मिलेंगे फादर। फादर कहते हैं, गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। तुमसे हमें काफ़ी उम्मीदें हैं। प्रतीक कहता है, मैं सारे उम्मीदों पर खड़ा उतरूंगा। ये कहते हुए प्रतीक वहाँ से बाहर आ जाता है। उसके बाहर जाने के बाद फादर सात्विक से कहते हैं, सात्विक प्रतीक पर काबू रखना। उसे बाहरी दुनिया की बुराइयों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। उसके लिए वहाँ खतरा हो सकता है। सात्विक अब तक लापरवाह नजर आ रहा था। वह सीरियस होते हुए कहता है, आप चिंता मत कीजिए फादर। आपने उसे जो कुछ भी सिखाया है उसके बाद तो वह दूसरों के लिए खतरा है। फादर कहते हैं, तुमसे सही कहा सात्विक। प्रतीक को मैंने वह भी सिखाया है जो नहीं चाहिए था। तुम बस उसे काबू में रखना। सात्विक एक लंबी सांस लेते हुए कहता है, ठीक है फादर। चलता हूँ मैं, वरना इस टिकट के आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। सात्विक एक स्माइल देते हुए वहाँ से निकल जाता है और फादर कहते हैं, जिंदगी की यह शुरुआत अच्छी हो, यही प्रेय है गॉड से मेरी। बस अपने रास्ते से भटकना मत मेरे बच्चे। इधर सात्विक के बाहर आते ही प्रतीक कहता है, क्या कर रहे थे अंदर? फादर ने कुछ कहा क्या? सात्विक प्रतीक के गले में हाथ डालते हुए कहता है, कुछ नहीं, बस कुछ ज्ञान दे रहे थे। सात्विक की इस हरकत से प्रतीक गिरते गिरते बचा था। सात्विक कहता है, ये क्या यार, तुम तो अभी से लड़खड़ाने लगे हो। प्रतीक एक बैग सात्विक को पकड़ाते हुए कहता है, तुम 3 बैग पकड़ लो। प्रतीक उसे सामने खड़ी गाड़ी में फेंकते हुए कहता है, यहीं तक लाना। प्रतीक कहता है, ये गाड़ी सीधा ट्रेन में तो नहीं घुस जाएगा। रेलवे स्टेशन पर तुम 3 उठा कर ले जाओगे। सात्विक कहता है, ठीक है भाई, पहले तू चल तो सही। सात्विक और प्रतीक दोनों रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां पर जाते ही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई